जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के ईवीएस पोर्शन के बारे में। ईवीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है, जिसमें हमारा टारगेट है आपको 30 में से 30 अंक दिलाना। तो ईवीएस के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर जारी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, टोटल 30 प्रश्न आपके दिए गए हो बहु आपके एग्जाम के जैसे। ठीक है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, और यहाँ से आपके जो आपका पेपर छपना है वहाँ से क्वेश्चन कई हो बहु मिल सकते हैं, और या फिर लैंग्वेज आपको ठीक उसी प्रकार से देखने को मिल सकती है। तो करना क्या, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अंतिम में आपको 30 में से कितने सही अंक मिले, यानी कि सही उत्तर आपने कितने दिए वो बताने हैं। और वीडियो कैसे लगी वो भी आपको नीचे कमेंट में लिखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्लॉथ के विषय में सही वितरण देता है, यानी निम्नलिखित में से कौन कौन से विकल्प हैं जो जानवर स्लॉथ के बारे में सही जो है जानकारी दे रहे हैं ऑप्शंस। तो यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह लगभग दिन के 17 घंटे सोता है और वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटक कर सोता है। तो देखिए क्या ये सही है, तो हाँ ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जो आपका स्लॉथ होता है ये बहुत ही आलसी जानवर होता है, भालू जैसा दिखने वाला होता है किंतु ये भालू नहीं होता है, और ये 24 घंटे में से 17 घंटे ये सिर्फ सोता ही रहता है और वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटक कर ये सोता है। तो आपका ये पॉइंट सही हुआ। और दूसरा कह रहा है कि यह चिंपांजी जैसा दिखता है और दिन के 20 घंटे सोता है। तो क्या ऐसा होता है, तो नहीं, बिल्कुल यह चिंपांजी जैसा नहीं दिखता, ये भालू जैसा दिखता है। अगला पॉइंट कह रहा है सी कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों का जीवन जीता है। तो क्या ये पॉइंट सही है, तो हाँ ये पॉइंट आपका सही है। जो स्लॉथ होता है उसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। ठीक है, जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है, और यह है अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जीवन व्यतीत कर पाता है, यानी कि जो है एक पेड़ पर कितना लगभग 5 साल का जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और क्या डी में कह रहा है क्या ए और सी दोनों सही हैं, तो हाँ ए और सी दोनों सही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बताया था ऑप्शन ए में कि ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, यह 17 घंटे सोता है वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटक कर, तो वो ऑप्शन सही था। और यहाँ पर ऑप्शन सी भी आपका सही है कि जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है, लगभग 40 वर्षों का जीवन जीवित रहता है। तो ऑप्शन यहाँ आपका डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए राज्यों के गांव में बारिश के कारण जमीन से लगभग 10 से 12 फीट यानी कि लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के घर बनाए जाते हैं। तो ऊंचे बांस के घर 10 से 15 फीट में या 10 से 12 फीट में कहाँ पर बनाए जाते हैं, किस राज्य में। तो ऑप्शन आपके सामने है असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो हमने जब घर वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर एकदम स्पष्ट बताया था कि किस प्रकार के घर कहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर बांस, यहाँ पर लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर जो बांस पर घर बनाए जाते हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो कहाँ पर किस राज्य में बनता है, इसका सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपका असम। असम में जो होता है अधिकतम बारिश के कारण यहाँ पर जो है 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। नीचे क्या होता है, नीचे ये यहाँ पर पानी और मलबा इत्यादि होता है, कीचड़ होता है, तो उसके ऊपर जो है घर बनाए जाते हैं। और ये घर कैसे होते हैं, अस्थायी घर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुड़ुक भाषा कहाँ की है, कुड़ुक कहाँ के लोग की बोलचाल भाषा है। तो क्या मिजोरम की है, मणिपुर की, झारखंड की या फिर अरुणाचल प्रदेश की। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये किसकी है, झारखंड के आदिवासियों की भाषा है। जंगल को जो है कुड़ुक भाषा कहते हैं। ठीक, कुड़ुक में जो है कुड़ुक भाषा जंगल का है। ठीक है, तो झारखंड का ये सही जवाब हो जाएगा, आदिवासी लोगों की भाषा है झारखंड की, ऑप्शन सी यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी रंग से उपयोग किया जा सकता है। तो जो आपका ईवीएस होता है, ईवीएस में आप देखते हैं कहानी या कविता के बारे में, ईवीएस मतलब कहानी और कविता के थ्रू जो है ईवीएस पढ़ाई जाती है। तो उसका क्या कह रहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या कक्षा की एक रास्ता तोड़ने को
या फिर सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है पाठ को आनंददायक बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है भाषाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, तो कहानी कविता से बच्चों को क्या ईवीएस पढ़ाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर आनंददायक, किसी भी सब्जेक्ट को आप आनंद देने के लिए, मज़ा मौज मस्ती के लिए नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, कौशलों को बढ़ाना छोटे बच्चों में स्किल्स को बढ़ावा देना नहीं होता है। रूल रेगुलेशन, नियम कानून और भाषा कौशल सिखाना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कक्षा को एक रास्ता का तोड़ना, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जो कहानी और कविता के माध्यम से पढ़ाया जाता है वो सीखने के संदर्भ में संदर्भगत वातावरण प्रदान करना इसका मतलब होता है। इसके लिए कहानी और कविता के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो क्या ये सही है? या फिर यह तांबा और टिन का मिश्रण होता है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है यह एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण होता है, या फिर यह एक शुद्ध धातु है। तो कौन सा इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? ठीक है, क्या सही जवाब होगा इसका? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ये सही जवाब है आपका जो कांसा होता है ब्रॉन्ज, ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, यह एक शुद्ध नहीं होता है, एल्युमिनियम से नहीं होता है, जस्ता टिन से नहीं होता, तांबा और टिन। देखिए टी याद रखिएगा, टी प्लस टी बराबर क्या बनेगा? आपका कांसा बनेगा। ठीक है, कांसा यानी ब्रॉन्ज। देखिए यहाँ पर तांबा मतलब टी और टिन मतलब टी, तो टी प्लस टी बराबर ब्रॉन्ज। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है शिक्षिका है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार से पक्षियों के बारे में पढ़ाना चाहती है, जिसके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी होगी? यानी कोई टीचर हैं जो अपने बच्चों को ईवीएस में पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में पढ़ाना चाहती हैं, तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि इसमें से कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पक्षियों का जो है तस्वीर दिखाने से। तो क्या ऐसे याद कर पाएंगे, या फिर मतलब ये पढ़ाना उचित होगा इस तरीके से कि पक्षियों का चित्र दिखाएं, तस्वीर दिखा दें, या फिर विभिन्न पक्षियों का नाम याद करवा कर, या फिर छात्रों को पास के पार्क में ले जाना और पक्षियों का अवलोकन करने के लिए कहना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है श्यामपट्ट पर पक्षियों के चित्र बनाना। तो देखिए जब किसी भी विषय के बारे में पढ़ाते हैं, पशु पक्षी जानवर मतलब किसी के बारे में पढ़ाना हो XYZ, तो उनको क्या करना सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनको सामने से दिखाना। तो तस्वीरें दिखा करके आप नहीं सिखा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और पक्षियों का नाम रटवाना, याद करवाना, अभ्यास करवाना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो याद नहीं करवाएंगे आप, ना ही जो श्यामपट्ट पर पक्षियों के चित्र बनाएंगे। करेंगे क्या आप? अगर आप पक्षियों के बारे में सिखाना चाहते हैं तो क्लास में पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद क्या करिए, बच्चों को जो आसपास का पार्क हो वहाँ पर ले जाइए और पक्षियों का अवलोकन करने के लिए कहिए। ठीक है, तो इससे बच्चे आराम से ज़्यादा सीख पाएंगे। पैडागॉजी सॉल्व करते समय हमने कई बार बताया कि बच्चा जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, जिस ऑप्शन में बच्चा इन्वॉल्व होगा तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे का जिस चीज़ में कष्ट होगा तो आपका नंबर क्या होता है वहाँ पे कटता है। बच्चा किसी प्रकार से कष्ट ना हो, किसी प्रकार से नुकसान ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस विकल्प में सीखेगा बच्चा वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना होता है पैडागॉजी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े और चूहों को फंसाकर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश के किस राज्य में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो नेफेंथीस होता है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेफेंथीस जो पौधा होता है आपका, ये नेफेंथीस पौधा, यह किसको जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, मेढक होता है, इत्यादि को फंसाकर खा जाता है। मतलब ये आपने देखा होगा, ये ऐसा कुछ जो है ये होता है। ठीक है, फूल, ये जो फूल होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें फूल होता है नेफेंथीस में। तो क्या करता है, यहाँ पर इससे एक महक निकलती है, सुगंध जिसको कह सकते हो, यह एक प्रकार का यह जो है सुगंध छोड़ता है, जिससे क्या करते हैं ये मेढक हो गए, कीड़े मकोड़े, चूहे इत्यादि होते हैं, ये इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जैसे वो यहाँ आकर बैठते हैं तो सीधे यहाँ पर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद ये निकल नहीं पाते, तुरंत ये अपने आप का ढक्कन जो है
ये बंद कर लेता है। जब बंद कर लेता है तो इसमें ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं इसमें मर जाते हैं। ये अच्छा होता किस लिए है, तो जिन जगहों पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन पूरा करने के लिए ये वृक्ष जो है, ये जो कीट होते हैं, मेढक हो गया, कीटे हो गए, चूहे हो गए, इनका जो है शिकार करते हैं। ठीक है, तो शिकारी पौधे कहा जाता है इनको। ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो क्या मेघालय में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा ये मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, मेघालय में नेफेंथिस पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो खेजड़ी वृक्ष सबसे पहले जानिए कि कहाँ पर होता है। तो खेजड़ी वृक्ष आपका राजस्थान का है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष कहाँ का है, ये राजस्थान का है, रेगिस्तानी इलाकों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कहा है कि यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो क्या ये कथन सत्य है, तो अभी हमने बताया कि यहाँ ये रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र का ये मुख्य वृक्ष होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सही है। अगला भी देखिएगा, इसे उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या इसे उगाने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, या फिर ऑप्शन सी कहता है यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, या फिर यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग इसे पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो जिस टाइम हमने पढ़ाया था उस टाइम ध्यान दीजिएगा, उस टाइम हमने सारी चीज़ें आपको समझाई थी कि जो ओक होता है, ओक का वृक्ष, रेगिस्तानी ओक और यह खेजड़ी, ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में हमने अंतर भी आपको बताया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था वो लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये चारों विकल्प थे। यहाँ पर ये देखिए इनमें से कौन सा सही होगा। ए का मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। बी का मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सी का मतलब आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल एक और दो सही है। तो वृक्षों के बारे में आपको विकल्प चुनने होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो इसमें सही विकल्प क्या जाएगा, इसमें सही विकल्प आपका जाएगा ए। ए का मतलब आपका पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का मतलब क्या हो गया, जो ये खेजड़ी होता है या मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि आपका जो है राजस्थान में। इसे उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो बिल्कुल ये वृक्ष जहाँ पर होता है वहाँ पर ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला है आपका, यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही था। चौथा जो है, चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग इसे पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो तने में जो है रेगिस्तानी, यह जो है ऑप्शन जो डी दिया है, यह जो है क्या है, पानी, जो तने में पानी जो एकत्र करता है रेगिस्तानी ओक है, यह खेजड़ी का नहीं है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक का विकल्प है ये। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किस देश से भारत आया। तो अलबरूनी किस देश से भारत आया, क्या अफगानिस्तान से आया, उज्बेकिस्तान से आया, ओमान से आया, फिर कजाकिस्तान से आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलबरूनी जो आया था उज्बेकिस्तान से आया था। कई प्रैक्टिस सेट में हम आपको इस बात को बता चुके हैं, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। क्या जनवरी से मार्च होता है, अप्रैल से जून होता है, या फिर जुलाई से सितंबर होता है, या फिर आपका अक्टूबर से सितंबर होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता है। मधुमक्खी पालने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्या, अक्टूबर से दिसंबर, इस समय मधुमक्खी जो है अपने अंडे देती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यानी कि जो आपकी पर्यावरण ईवीएस की आपकी पाठ्यपुस्तक होती है, इसमें अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्या पाठ के अंत में, पुस्तक के अंत में, ऑप्शन सी का रहा है प्रकरणों के साथ अंतर्निर्मित करने के रूप में, या फिर ऑप्शन डी का रहा है अलग से एक पुस्तक के रूप में। तो देखिए जो गतिविधियाँ होती हैं, अभ्यास और गतिविधियाँ कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर होना चाहिए,
तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकरण यानी कि टॉपिक के साथ अंतर्निर्मित होने चाहिए, अंतर्निर्मित के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सटीक हो जाएगा। पाठ के अंत में जरूरी नहीं पाठ के अंत में देना, पुस्तक के अंत में बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। अलग से पाठ पुस्तक कौन बच्चा पढ़ेगा, यानी कि जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो उसी प्रकरण के साथ अंतर्निर्मित रूप से जो है होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है। तो देखिए मुख्य थीम हमने आपको पढ़ाई थी, मुख्य थीम कितनी थी, कितनी मुख्य थीम हमने बताई थी आपको, 6 हमने मुख्य थीम बताई थी। उप थीम कितनी थी, 4। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है क्या नहीं है। तो इसमें से परिवार और मित्र क्या हमने बताया था, बिल्कुल बताया था। आवास क्या बताया था हमने, बिल्कुल बताया था। जल हमने बताया था, हाँ बिल्कुल जल आपको बताया था। ठीक है, लेकिन जो आपका संबंध है ये जो है मुख्य थीम नहीं है, मुख्य थीम जो है ये उपविषय है। ठीक है, ये उपविषय है। ऑप्शन डी जो है उपविषय है, बाकी ये आपका मुख्य थीम है तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, सी के विटामिन ए के, विटामिन बी, विटामिन के। तो रतौंधी की बताइए, तो रतौंधी किससे किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अच्छा ये विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है रोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी की, आप नीचे कमेंट करेंगे। विटामिन के से क्या होता है, ये खून के थक्का जमने में मदद करता है। अगला है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यानी कि झूम खेती के बारे में विकल्प दिए हैं, उन्हीं में से आपको छांटना होगा। ठीक है, तो देखिए झूम खेती का पहला ऑप्शन दिया है, एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद उस जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी कह रहा है, इस जंगल को बांस या खरपतवार जंगल में उग आता है, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो क्या ये ऑप्शन सही है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है, बीज बोने से पहले ज़मीन की गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपके विकल्प रहे। अब यहाँ से आपका कथन सही होता है। तो क्या केवल ए सही है, केवल ए डी सही है, केवल बी सी सही है, केवल ए बी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर केवल ए सही है। ठीक है, केवल ए सही है, केवल ए यानी कि जो आपका एक फसल उगाई जाती है, यानी कि एक फसल उगाने के बाद कुछ समय के लिए ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। स्थानांतरित खेती में क्या होता है कि मानो ये जंगल है, इसको जो है जो खरपतवार होता है इसको जलाकर यहाँ पर खेती की जाती है। इस खेती को करने के बाद ये कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर अगले जगह पर अपनाया जाता है। और बी किस लिए गलत है, क्योंकि खरपतवार को जो जलाते हैं इसको उखाड़ते नहीं हैं, इसको सीधा जला दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है गहरी खुदाई नहीं की जाती, यहाँ हल्की खुदाई की जाती है। हल्की खुदाई करके बीज ऐसे ही डाल दिया जाता है, गहरी खुदाई नहीं होती। यहाँ पर गहरी खुदाई गहरी डाल करके ऑप्शन को गलत कर दिया। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो नहीं, एक दो बार फसल उगा करके एक प्रकार की उस ज़मीन को छोड़ा जाता है, फिर अगली जगह, फिर अगली जगह, फिर अगली जगह, फिर अगली जगह, ऐसे होता है। इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। और ये कहाँ की है, ये मिज़ोरम साइड में ये होता है, जो आपको पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्मी देता है और इसे बुनने में लगभग कितना समय, यानी कि यहाँ पर समय दिया है कितने घंटे लगते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पर लिखना है कि कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और उसको बनाने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है, क्या 10 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और 200 घंटे लगते हैं, या 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है 250 घंटे लगते हैं, या 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देगा 200 घंटे लगेंगे, या 10 स्वेटर के बराबर गर्मी देगा और 250 घंटे लगेंगे। तो हमने आपको जब थ्योरी भी पढ़ाई थी एनसीईआरटी की नोट्स, यानी कि एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ाया था, उस टाइम में भी हमने बताया था और प्रैक्टिस सेट में भी बता रखा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जो आपका पश्मीना शॉल होता है वो 6 स्वेटरों के बराबर अकेला एक जो है 1 साल गर्मी देता है और इसको बनाने में 1 साल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, 250 घंटे का समय लगता है।
और जो पश्मीना बकरी होती है कश्मीर में पाली जाती है, ठीक है, और ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर इसको पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? तो क्या पुरानी झीलों से संबंधित है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने के लिए, या दोपहर में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग से? तो ये जो तरुण भारत संघ है ये किससे से संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है ये? तो जब तरुण भारत संघ है ये संबंधित है बच्चा जल संरक्षण और पुरानी झीलों से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तरुण किससे संबंधित है? पुरानी झीलों से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी जो होता है ये क्या है? तो क्या एक ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, या फिर एक ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, या फिर आपका एक ऐसा सागर जिसे ज्वार भाटे का तीव्र गति से आता है, या फिर एक ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है? तो डेड सी क्या होता है आपको ये बताना है। तो डेड सी क्या है? अत्यधिक खारेपन, यानी कि एक ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, यानी कि डेड सी अधिकतम खारे पानी के बारे में बताता है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, डेड सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन यानी कि असेसमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत नहीं है? तो असेसमेंट में कौन सा संकेत नहीं प्रयोग किया जाता है? क्या प्रश्न नहीं पूछा जाता है? ऑप्शन ए बी कह रहा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, या फिर सी कह रहा है कि सहभागिता, और डी कह रहा है कि याद कराना। तो कौन सा संकेत इसमें नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प जाएगा आपका क्या जाएगा? इसमें जो निगेटिव है वही होगा सही विकल्प। तो निगेटिव क्या होता है? बच्चे को याद नहीं कराया जाता, ठीक है, बच्चे को याद कराना, रटाना, अभ्यास करना, कंठस्थ कराना, ये सभी निगेटिव टाइप वर्ड्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा गलत। बाकी संकेत आपके ये तीनों होते हैं, ये आपका डी वाला नहीं होगा, ठीक है। रटना, याद कराना, आकलन कराना संकेत अच्छा संकेत ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? तो यानी कि इसमें जो आपको रोग दिए गए हैं, देखिए पीवाई क्यू क्वेश्चन सारे हैं, क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना बहुत बढ़ती है, कई बार ये क्वेश्चन खुद ही पूछा गया है। तो क्या जो आपके मच्छर होते हैं, मच्छरों से होने वाले रोग का समुच्चय कौन सा होगा? क्या हैजा डेंगू मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार है, या फिर डेंगू मलेरिया कोविड-19 है? तो देखिए जो आपका हैजा होता है ये किससे होता है? ये होता है गंदगी से। ये कोविड-19 ये अभी हाल ही में आया था, तो ये दोनों आपको कट गए, ठीक है। जब विकल्प आपको न सही आए तो एनिमेशन मेथड का हमेशा प्रयोग करिए, चाहे जहाँ पर हो। तो ये विकल्प दो बचे, अब आपका बचा हैजा, तो हैजा यहाँ पर भी है ऑप्शन ए में, तो यानी कि ऑप्शन ए भी कटा। अब क्या बचा? ऑप्शन बी बचा, यानी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया। तो ये किससे होते हैं? ये सभी मच्छर से होने वाले रोग हैं। तो एनिमेशन मेथड का हमेशा प्रयोग किया करिए, उससे आपका सटीक आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी की गर्दन झटके से आगे पीछे होती है? तो देखिए पक्षियों के बारे में हमने आपको स्पेशल वीडियो में पढ़ाया था, हालांकि उस वीडियो को पता नहीं क्यों ज़्यादा लोग नहीं देखे हैं, अब कारण जो भी रहा हो, लेकिन वहाँ पर हमने अच्छे से एक एक स्लाइड बनाकर एक एक पक्षी के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया था। तो क्या ये जो झटके से घुमाती है, क्या आपको आगे पीछे करती उल्लू होता है, कावा होता है, बसंत गौरैया, या फिर मैना? तो कौन सी होती है? तो जो झटके से आगे पीछे गर्दन करेगी वो होगी मैना, ठीक है। जो झटके से आगे पीछे मैना करती है, और 360 डिग्री कौन सा घुमाता है? उल्लू घुमाता है। उल्लू रात्रिचर पक्षी है, जो चित्र देखता है ब्लैक एंड वाइट देखता है, ठीक है। कावा क्या होता है? कावा पेड़ की ऊंची डाली पर जो है अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आपका पसंद गौरैया है, इसके बारे में भी आप एक पॉइंट जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, यानी कि जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि, तो इसमें कुछ उभरे हुए बिंदु बने होते हैं ना। तो यह पूछ रहा है कि कितने पर? तो क्या 4 बिंदु इस पर होते हैं, 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि पे, या फिर 8 बिंदु, या फिर आपके 10 बिंदुओं पर आधारित होती है? तो देखिए जो ब्रेल लिपि होती है वो टोटल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदु पर? 6 बिंदु पर, ठीक है। इसमें ऐसे 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 ऐसे
ऐसे और ऐसे कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ भी इनमें लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप ट्रेन, हमने कई बार एग्जांपल दिया, जो सरकारी जगहें होती हैं उनमें हमेशा आपको मिलेगा। जैसे ट्रेन नॉर्मली आप जब ट्रेन पे चढ़ते हैं तो जहाँ पे सीट होती है, सीट के ठीक जहाँ पर बैठना होता है वहाँ पर ऐसा कुछ बने होते हैं, उससे नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील की योजना शुरुआत भारत में कब हुई? तो मिड डे मील की योजना जो है भारत में कब हुई थी? क्या 1990 में, 95, 2000 या 2005 में? और आपको ये भी बताना है कि भारत के किस राज्य से स्टार्ट हुई, भारत के किस राज्य से यह स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा मिड डे मील 15 अगस्त 1995 से। कब? 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक, मिड डे मील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनना है। तो माउंट एवरेस्ट जो होता है, तो ये इसके सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्या यह भारत का भाग और इसकी जो छोटी ऊंचाई है यह 1848, जो 8848 मीटर है, यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 1848 मीटर यानी लगभग 8900 मीटर है, यह तिब्बत का भाग है या जम्मू कश्मीर का भाग है? तो जो आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, इसका इसके बारे में कौन सा सही विकल्प होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही विकल्प होगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी जो है लगभग 8848 मीटर या आपका 8900 मीटर मानी जाती है, ठीक है। और इसको नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल का ये भाग है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य है। तो ईवीएस का उद्देश्य क्या है? क्या लिंग संबंधी विषयों का हास्यीकरण की मदद से मुद्दों पर समालोचना समझ पैदा करना, या फिर बच्चों को तकनीकी शब्दावलियों से परिचित कराना, या फिर केवल पाठ्यपुस्तक पर जोर देना, या फिर उच्च प्राइमरी स्तर पर विज्ञान के लिए तैयार कराना? तो देखिए, हमने आपको कई बार समझाया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है किसी भी विषय के लिए आप तैयार नहीं करवाएंगे, पाठ्य पुस्तक पर जो है जोर नहीं देंगे, केवल वैसे भी लगे केवल मात्र सिर्फ, ये सभी क्या होते हैं? ये निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि जो है तकनीकी शब्दों से परिचित कराना। तो तकनीकी शब्द बच्चा क्या करेगा सीख कर? कोई मतलब होता है तकनीकी शब्दावलियों का? तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्या मतलब होता है? तो लिंग संबंधी विषयों का हास्यीकरण से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक समझ पैदा करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है जो अपनी विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव किस राज्य का भाग है? तो जो पोचमपल्ली है किस राज्य का भाग है? तो देखिए, ये जो पोचमपल्ली है यह एक गांव भी है और एक जो है कपड़े पर छपाई का जो है छपाई भी की जाती है पोचमपल्ली नाम की, ठीक है। तो जो पोचमपल्ली है यह है कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या ये केरल में है या कर्नाटक में है या तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, या आंध्र प्रदेश का तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली एक गांव है और यहाँ पर कपड़े पर प्रिंटिंग करने की एक कला भी है पोचमपल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो हाथी के बारे में जब हमने आपको पढ़ा था तो कई सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसका सही विकल्प चुनिए, फिर आगे बात करते हैं इसी के बारे में। क्या सबसे बुजुर्ग हाथी करता है, या सबसे बुजुर्ग हथनी करती है, या फिर सबसे छोटा हाथी करता है, या फिर कोई भी वयस्क हाथी झुंड का नेतृत्व करता है? तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो करेगी, ठीक है। यानी कि जो झुंड होता है, जो झुंड होता है उसमें लगभग 14 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, हाथी के बच्चे, वो होते हैं और सिर्फ मादा हाथियाँ होती हैं। मतलब बच्चे और मादा हाथनी, और जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होगी वो झुंड का निर्माण करेगी। 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद जो मेल हाथी होते हैं वो ग्रुप को छोड़कर अलग जीवन एकांत में व्यतीत करते हैं। और जो एक वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 1 कुंटल लगभग पत्ती और झाड़ियाँ खा जाएगा। कितना भोजन ग्रहण करता है? 1 कुंटल लगभग। और जो लगभग 2.5 से 3 महीने का बच्चा होगा हाथी का, उसका वजन कितना हो जाएगा? तो वजन लगभग 2.5 कुंटल से 3.5 कुंटल के मध्य उसका वजन होता है, ठीक है। और इनको कीचड़ में खेलना पसंद होता है और ये कानों को
पंखे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कान के पीछे इसमें एक गुलाबी रंग का निशान होता है, उसको एस्टुनिले कहते हैं, ठीक है। और जो हाथी का बच्चा होता है उसको नंदू कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हाथी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने आपको बताया। नेक्स्ट है वल्लम एक प्रकार का क्या है? तो वल्लम क्या है? क्या केरल में पाई जाने वाली लकड़ी की छोटी नाव है, या फिर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, या फिर राजस्थान में पानी का बर्तन है, या फिर एक प्रकार का त्यौहार है? तो देखिए जो वल्लम होता है, वल्लम, तो वल्लम क्या होता है? यह केरल में पाई जाने वाली एक लकड़ी की छोटी नाव होती है, जिससे क्या होता है, बच्चे नदी और झीलों को पार करके स्कूल जाते हैं। तो नदी और झीलों को पार करके स्कूल जाते हैं वल्लम के द्वारा। छोटी नाव होती है, इसको वल्लम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको हमने पढ़ा रखा है, एकदम अच्छे से पढ़ा है। एनसीईआरटी की जब नोट्स दी हमने 2 वीडियो काफ़ी लंबी लंबी दी हैं, ठीक है। उसमें दोनों में हमने आपको बताया कर्णम मल्लेश्वरी, हर एक पॉइंट के बारे में रिकवर किया है। अगर आप चाहें तो ईवीएस की जो महामैराथन है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें हर एक पॉइंट कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें से कौन सा सही है। तो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, यानी कि वेट लिफ्टर हैं, या फिर यह कर्नाटक की हैं, या इन्होंने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और अधिकतम 130 किलो भार उठाया है, या और ऑप्शन कहाँ गया, 3 तक। ऑप्शन 4 कहता है यह 12 वर्ष की थी जब से वह भार उठाना का अभ्यास कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या फिर केवल फर्स्ट और फोर्थ, या फिर केवल फर्स्ट और थर्ड। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 28 का। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कथन है। तो इसमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सेकंड है बेटा, ऑप्शन सेकंड जो है ये गलत है, कर्नाटक की नहीं है। तो ये कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। ये कर्नाटक की नहीं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। ये कर्नाटक की नहीं है। बाकी सारे जो है विकल्प आपके सही हैं, सारे विकल्प आपके सही हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर भी हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। ये जो है अधिकतम वेट एक बार में कितना उठाएं, 130 किलो का भार एक बार में उठाई हैं, और ये 12 साल की तही तब से यह भार उठाने का काम कर रही हैं। यानी कि जहाँ पर ऑप्शन सी न लिया गया हो, बाकी तीनों लिए गए हैं, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी। हाँ सॉरी, ये आपका सेकंड नहीं लेना है, सेकंड नहीं लेना, बाकी आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा के समूह में सिखाने का यानी ग्रुप लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? जो कक्षा में ग्रुप लर्निंग या समूह या प्रोजेक्ट कार्य जिसको कहते हो, उसका सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? क्या कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना? तो देखिए किसी भी बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका गलत हुआ। ऑप्शन भी कह रहा है सहयोग के मूल्यों को लागू करना, एक साथ काम करके सीखना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना। तो आसानी से प्रतिबंधित करना नहीं होता है। लड़कों लड़कियों को अलग अलग करके पढ़ाना, तो नहीं, लड़कों लड़कियों को आप अलग करके नहीं पढ़ा सकते हैं। जो सहयोग लर्निंग होती है, यानी कि एक साथ पढ़ाने जो होता है, वह होता है सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करके सीखना, ठीक है। तो जो ग्रुप लर्निंग होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है गांधीधाम। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाता है, और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसे सफ़र किस दिशा में करनी होगी? तो देखिए आपको मैप में, जब मैप पढ़ाया था हमने तो वहाँ पर बताया है, तो किस तरफ जाएगा, यानी देखिए एक मैप, चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे, बस मात्र छोटा सा। देखिए मान लो यहाँ पर आपका क्या हो जाए, ये हो गया गुजरात, ये हो गया इधर, ठीक है। तो ये गुजरात यहाँ से लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर किधर जाएगा? इधर आएगा। तो ये आपका पहले किधर जाएगा? पहले
गुजरात से पूर्व की ओर भोपाल जाएगा, भोपाल से दक्षिण में जाएगा हैदराबाद। तो देखिए ये इधर से इधर जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये थे आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और 30 में से आपने कितने सही विकल्प दिए वो भी बताइए। वीडियो के बारे में व्यक्तिगत जानकारी या व्यक्तिगत अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आई नहीं आई, क्या कमियां रहीं, क्या सही लगा, और अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।